हेलो एवरीवन, मैं जनेंद्र कुमार मुस्कान स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के 50 अति ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का उसके डिस्कशन के साथ अध्ययन करेंगे, जो खासकर बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा एवं अनकम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों पर्सन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से किस जगह पर जी का मान सर्वाधिक होता है। जी जो है वह गुरुत्वीय त्वरण है, जो एक सदिश राशि है। पृथ्वी जिस त्वरण से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसका मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान जो है सर्वाधिक होता है। तो अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पर जी का मान जो है महत्तम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, स्वचालित मतलब खुद से चलने वाला वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। तो पास्कल के नियम पर जो है यह काम करता है। उसके बाद कहता है, अगला प्रश्न है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र जो है उपग्रह होता है। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ध्वनि के संचरण चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता यानी क्षमता इफिशियंसी सर्वाधिक होती है। तो जो रेल इंजन इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट होती है, बिजली से चलती है, तो उस तरह के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि मैक्सिमम जो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, वह विद्युत से ही संचालित होती है। अगला प्रश्न है, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत छोटे समय को मापने के लिए आणविक घड़ी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है। तो घर के बिजली का बिल जो है वह वाट में आता है। वाट को पी से सूचित करते हैं, P बराबर W/T। W जो है वह कार्य है, T जो है वह समय है। बिजली में कहें तो P बराबर VI होता है। वोल्टेज और करंट का जो गुणनफल होगा वही पावर देगा। ट्रांसफार्मर की जो क्षमता जो होता है उसको KVA में मापते हैं, KVA किलो वोल्ट एम्पियर। KG नहीं कहना है, इसको कभी भी KG नहीं कहना है, किलो वोल्ट एम्पियर कहना है। अगला प्रश्न है, और एक बार याद रखना है कि हमारे घर में जो बिजली लगा होता है, हमारे घर में जो विद्युत कनेक्शन होता है वह 220 वोल्ट AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, और इसका जो आवृत्ति इंडिया में होता है वह 50 हर्ट्ज होता है। हालांकि USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है इसका आवृत्ति 60 हर्ट्ज होता है। और हमारे घर में जो बिजली का कनेक्शन होता है वह समानांतर क्रम में होता है, सीरीज क्रम में कभी नहीं होता है। सीरीज का मतलब होता है कि प्लस माइनस के साथ, हर एक प्लस माइनस के साथ, जो AC होता है, AC अल्टरनेटिंग करंट, उसमें प्लस और माइनस नहीं होता है, यह फेज पर चलता है, सिंगल फेज और 3 फेज। और जो बैटरी से हमारा करंट निकलता है उसमें धन और ऋण होता है, मतलब प्लस और माइनस होता है। तो हमारे घर में जो बिजली का कनेक्शन होता है वह पैरेलल कनेक्शन होता है, समांतर क्रम में होता है। इसमें पोटेंशियल वोल्टेज का मान समान होता है। और जो सीरीज क्रम में होता है, सीरीज में कनेक्शन, तो उसमें जो करंट का मान समान होता है। सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट इस तरह से है कि अगर जो है घर में समांतर क्रम में, क्वेश्चन आता है कि घर में हम जो है समांतर क्रम में ही मतलब पैरेलल में ही कनेक्शन क्यों करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं करते हैं। हालांकि सीरीज में कनेक्शन करने से वायर जो है बचेगा, वायर की खपत कम होगी, और वायर की खपत कम होगी, और पैरेलल में करने से जो है वायर की खपत ज़्यादा होगी, यानी पैसा जो है ज़्यादा खर्च होगा यदि पैरेलल कनेक्शन करते हैं। पैरेलल में करने से होता क्या है कि मान लिया जाए एक बल्ब या कोई पॉइंट जो है, ट्यूब जो है फ्यूज भी कर जाता है या किसी तरह से शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, तो शेष जो बल्ब है या शेष जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण है, डिवाइस है, वह बहुत बढ़िया से काम करते रहेगा। लेकिन सीरीज में करने से होता क्या है कि एक बल्ब या कोई डिवाइस जो है, उपकरण जो है नष्ट होने से या क्या होता है, फ्यूज कर जाने से जो है सारा का सारा जो है बल्ब नहीं जलने लगता है। यही कारण है कि हमारे घर में जो कनेक्शन होता है वह पैरेलल कनेक्शन होता है। अगला है, यदि रबर की एक डोरी
यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दुगनी कर दी जाए तो विकृति जो है वह दुगनी हो जाएगी, विकृति दुगनी हो जाएगी। विकृति क्या होता है, नया बात आता है कि विकृति होता क्या, विकृति होता क्या है, विकृति क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन शेप बटे ओरिजिनल शेप, मतलब आकार में परिवर्तन बटे ओरिजिनल आकार। ठीक है, यहाँ पे अगर विकृति कहे कि यदि किसी वस्तु के जो शेप है उसको दुगना कर दिया जाता है, वस्तु के जो शेप है उसको ओरिजिनल आकार से दुगना कर दिया जाता है, तब उसका विकृति क्या होगा। तो करना क्या है, तो चेंज इन शेप मतलब दुगना होगा, माइनस पहले वाला होगा बटे पहले वाला होगा। 2 - 1 बराबर 1/1 बराबर क्या हो जाएगा 1, मतलब जो पहले था वह अभी भी है। यानी किसी भी वस्तु की आकृति को दोगुना कर देने से उसका विकृति जो है अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्रश्न है उसकी लंबाई में वृद्धि कर देने से, डोरी की लंबाई में वृद्धि कर देने से विकृति जो है वह दुगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडा होती है क्योंकि वहाँ जो है बालू जितना गर्म होता है उतना ही जल्दी जो है वह ठंडा भी होता है। बालू जो है जितना गर्म होगा उतना ही जल्दी जो है वह ठंडा होगा, और यही कारण है कि रेगिस्तान की रात में हमें ठंडा महसूस होता है। एक कंसेप्ट है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ महोदय ने कहा कि जो वस्तु जितना किसी प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है उतना ही जो है उसको इमिट करता है, उत्सर्जित करता है। हालांकि कहा गया है कि काली वस्तु जो है प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करता है लेकिन उतना ही उत्सर्जित भी करता है किरचॉफ के अनुसार। अगला कंसेप्ट है, आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है, लेड जो है नहीं मिलाया जाता है। यह इसलिए क्यों नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि शीशा रहित पेट्रोल जो है वह दहनशील होता है। शीशा रहित पेट्रोल जो है वह दहनशील होता है, ऑप्शन सी, और प्रदूषण को भी कम करता है। अगला है, माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी कहने का मतलब होता है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने वाला यंत्र, यानी जो वस्तु हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म वस्तु देखने के लिए ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बात्या भट्टी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित जो लोहा होता है वह कास्ट आयरन होता है, कच्चा लोहा होता है, पिग आयरन उसी को कहते हैं। यह लोहा को जो ब्लास्ट फर्नेस से उत्पादित लोहा होता है वह कच्चा लोहा होता है, और ये लोहा को पीट करके पीटा जाता है, जिससे क्या होता है इसमें कार्बन की मात्रा अधिक रहता है। पीटने से कार्बन की मात्रा छिटक करके बाहर निकल जाता है। हालांकि कार्बन को निकल जाने से जो शेष लोहा होता है, आयरन होता है, इसका संकेत एफी होता है। तो यह लोहा जो है पीटवा लोहा के नाम से जाना जाता है, रफ्ट आयरन इसको कहते हैं, और यह काफ़ी मजबूत होता है। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री जो है क्या होता है। पूछा हुआ प्रश्न है कि पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण या विनिर्माण एक चीज़ है, फॉर्मेशन कहते हैं कि उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री जो है वह एल्यूमिना हो जाएगा, मिट्टी एवं जिप्सम हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ से बात आता है कि एक आता है आरसीसी और एक आता है पीसीसी। कभी कभी लोग इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं कि पीसीसी क्या होता है और आरसीसी क्या होता है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखें तो आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेन फोर्स। आर से हो गया रेन फोर्स, सी से हो गया कंक्रीट और सी से हो गया सीमेंट। और पीसीसी का मतलब हो गया पी से पोर्टलैंड, सी से कंक्रीट और सी से सीमेंट, पोर्टलैंड कंक्रीट सीमेंट। आरसीसी जो होता है वह पीसीसी प्लस रॉड। पीसीसी में रॉड की मात्रा अगर मिलाते हैं तो उसको आरसीसी कहते हैं। पीसीसी में रॉड अगर मिलाते हैं तो उसको आरसीसी कहते हैं। पीसीसी जो होता है वह बालू होगा, गारा, ये सब मिला देंगे तो वह पीसीसी होगा। मतलब सिंपल में समझे कि जो ज़मीन लेवल पे जो ढलाई की जाती है वह पीसीसी होती है। लेकिन अगर कोई पुल वगैरह बनाना हो, मकान के छत बनाना हो, रूफ बनाना हो, स्लाइड बीम बनाना हो या फिक्स बीम बनाना हो तो उसमें जो है पीसीसी में मतलब जो गारा होता है सीमेंट बालू और कंक्रीट दिया हो रहता है उसमें लोहा को मिला देते हैं जिसको रॉड कहते हैं, तो वह आरसीसी हो जाता है। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा जो है वह ऊर्जा की इकाई होता है। ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा किलोवाट घंटा होता है। बीओटी एक प्रश्न आता है कि बीओटी क्या होता है। बी से बोर्ड, ओ से ऑफ, टी से ट्रेड। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट मतलब ऊर्जा का व्यवसायिक या व्यापारिक मात्रा। तो ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा भी किलोवाट घंटा होता है। एक किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ऊर्जा का मतलब जूल होता है, बल का मतलब न्यूटन होता है, शक्ति का मतलब वाट होता है, आवेग का मतलब जो है न्यूटन सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, 1 वाट सेकेंड। किलो को हटा दिया है तो 3 शून्य हटेगा, ऑप्शन नंबर ए। किलो नहीं है, वाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻³ जूल। अगला प्रश्न है, 1000 वाट बराबर होता है। 1000 वाट बराबर जो है ऑप्शन बी 1.341 अश्वशक्ति होता है। एक अश्वशक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्स पावर, मतलब एक घोड़ा का शक्ति बराबर 746
वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? कोणीय वेग की बीमा जो है वह m0 l के पावर 0 t के पावर -1 होता है, मतलब प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग को ओमेगा से सूचित करते हैं। ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। थीटा क्या है? तो एंगल है। जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा आकर मिले और जो झुकाव उत्पन्न होता है, एक सरल रेखा है दूसरी सरल रेखा मिल रहा है, जो झुकाव होता है, इंक्लिनेशन हो रहा है, उसी को कहते हैं कोण कहते हैं। यहाँ थीटा जो कोण हुआ, टी जो है वह टाइम हुआ। तो कोण का कोई जो है मात्रक नहीं होता है, यह मात्रकहीन तथा बीमाहीन होता है। बच गया समय, 1/समय। समय का मात्रक होता है सेकंड, ऊपर गया तो प्रति सेकंड। तो बीमा लिखने का जब बीमा में जो है वह MLT, एम क्या होता है? मास होता है, मतलब द्रव्यमान। एल जो है लेंथ होता है, मतलब लंबाई। और टी जो है समय होता है। MLT के रूप में हमेशा किसी भी क्वांटिटी का बीमा लिखा जाता है। जब बीमा को स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है तो इस तरह के बना व्यंजक को बीमीय समीकरण कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे पर सेकंड हुआ तो क्या कर देते हैं? m के पावर 0 l के पावर 0 t के पावर -1 कर देते हैं, क्योंकि m के पावर 0 का मतलब 1 होता है, l के पावर 0 का मतलब 1 होता है, t के पावर -1 खाली रह गया। अगला प्रश्न है 1 हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है? इसके पहले हम डिस्कस कर दें कि 1 हॉर्स पावर का मतलब HP, 1 HP बराबर 746 1 HP बराबर 746 वाट होता है। कन्फ्यूजन हो जाता है, 746 वाट होता है। देखिए यहाँ पे 746 जूल है, 746 न्यूटन है, 746 कैलोरी, 746 वाट है। तो इसका जो यूनिट में भी लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। हॉर्स पावर का मतलब वाट होता है और 1 HP बराबर 746 होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एक पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? पार्सल नहीं, पार्सेक है। पार्सेक है यहाँ। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यहाँ 200 प्रकाश वर्ष लिखेंगे, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगला प्रश्न है निर्वात में यदि 3 वस्तु, निर्वात करने का मतलब वैसा स्थान जहाँ कुछ भी नहीं हो, यहाँ तक कि हवा भी नहीं हो, तो उस स्थान को निर्वात कहते हैं। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? तो पृथ्वी पर तीनों के तीनों एक साथ आएगा, चूंकि निर्वात में कोई विरोध करने वाला नहीं है। अगर यही कहा जाए कि इसको जो है खुली वातावरण में गिराया जाता है तो लोहा, कागज और पत्थर, तो सबसे पहले इसमें से जो है वह लोहा नीचे गिरेगा। जिसका वॉल्यूम जितना कम होगा, भारी होगा, वह वस्तु पृथ्वी पर पहले आएगा। और निर्वात की बात करें तो सब के सब एक बार आएगा। अगला प्रश्न है 1 माइक्रोमीटर, इसको माइक्रो कहते हैं, ये जो दिख रहा है इसको माइक्रो कहते हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। 10 के पावर -6 मीटर। अगला प्रश्न है वायुमंडल, वायुमंडल की ओजोन परत, ओजोन लेयर का फार्मूला जो होता है वह O3 होता है। O3 होता है, O3 होता है। यह सुरक्षा कवच के रूप में कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो है अल्ट्रावायलेट किरणों के आने से बचाता है। अल्ट्रावायलेट रे को आने से पृथ्वी पर बचाता है। अल्ट्रावायलेट रे का जो हिंदी नाम हुआ, इंग्लिश वर्ड लिख दिया है, वह परावैंगनिक किरण होता है। लोग परावैंगनिक किरण खोजते हैं कि परावैंगनिक किरण ऑप्शन नहीं है, नहीं होगा, परावैंगनिक किरण होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के भ्रमण की गति होती है, पृथ्वी के भ्रमण की जो गति होती है वह 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। वैसा ग्रह, वैसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाता है, और वैसा पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करता है उपग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? तो जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल वह टॉर्क कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। अगला प्रश्न है परम दाब क्या होता है? तो परम दाब बराबर गेज दाब प्लस 1 बार होता है, गेज दाब प्लस 1 बार होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कि एक फेम्टो बराबर होता है, फेम्टो कहने का मतलब इसको फर्मी भी कहते हैं, 10 के पावर -15 मीटर होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो नाभिक होता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो नाभिक का जो आकार होता है, व्यास होता है, त्रिज्या होता है, वो 10 के पावर -15 मीटर होता है। और परमाणु का जो व्यास होता है, आकार होता है, त्रिज्या होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है। हालांकि 10 के पावर -10 मीटर को एक एंगस्ट्रम कहा जाता है, जो प्रकाश वर्ष को जो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लांक्स नियतांक के बारे में पूछा है। प्लांक्स नियतांक, प्लांक्स कांस्टेंट एच, स्मॉल एच है कि बीमा किसके समान होता है? तो प्लांक्स कांस्टेंट का जो बीमा जो है वह कोणीय संवेग के बीमा के बराबर होता है, कोणीय संवेग के बीमा के बराबर होता है, कोणीय संवेग के बीमा के बराबर होता है। प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? तो 6.626 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है। यानी प्लांक्स कांस्टेंट का मात्रा क्या होता है? तो जूल सेकेंड होता है। अगला प्रश्न द्रव की बूंदे निम्नलिखित में किसके कारण गोल होती है? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, इसको याद कर लेना है कि द्रव का जो बूंद गोल होता है वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कोई द्रव अपने बाहरी पृष्ठ को हमेशा कम करने का प्रयास करता है, पदार्थ के इसी गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा का बूंद गोल होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा का बूंद गोल होता है। पृष्ठ तनाव को कम किया जा सकता है साबुन, सोडा
और केरोसिन को पानी में मिलाने से और किसी पदार्थ को द्रव को गर्म करने से भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम होगा तो वह द्रव जो है ज़्यादा फैलेगा। यही कारण है कि बासी भोजन जो है वह गर्म भोजन की अपेक्षा कम स्वादिष्ट होता है। दूसरे शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि गर्म भोजन जो है वह बासी भोजन की अपेक्षा स्वादिष्ट होता है। होता क्या है, तो जब हम खाना को अपने मुंह में लेते हैं तो जीभ के चारों तरफ जो है गर्म भोजन फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि गर्म भोजन का जो पृष्ठ तनाव होता है वह कम होता है। पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से जीभ के चारों भाग में अच्छी तरह फैल जाता है, फलता भोजन हमें स्वादिष्ट लगता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है। अगला प्रश्न है कि पारा कांच को नहीं भिगोता है, कारण। पारा जो है वह कांच को नहीं भिगोता है, इसका कारण जो है वह सहसंजक बल होता है। सहसंजक बल क्या होता है? तो द्रव के दो समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को सहसंजक बल कहते हैं। सहसंजक बल कहते हैं। पृष्ठ तनाव सहसंजक बल के कारण ही होता है। असंजक बल क्या होता है? तो द्रव के किन्हीं दो असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। गोंद जो है गम या फेविकॉल या बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पे या मार्कर से हम लोग जो है कॉपी पे पैड पे लिखते हैं, यह असंजक बल के कारण ही होता है। अगला प्रश्न कि पानी से ऊपर तक भरे एक मग या बीकर कहेगा या कुछ बर्तन कहेगा में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का जल स्तर अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं, एकदम क्लियर याद रखना है कि यदि कोई बर्फ पानी के ऊपर तैर रहा है, चाहे कुछों का बर्तन हो, पूरा बर्फ को पिघल जाने के बाद पानी का जल स्तर जो है वह जैसा था वैसा ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। पानी जो है, बर्फ जो है पानी से हल्का होता है, यही कारण है कि बर्फ पानी पर तैरते रहता है। होता क्या है, तो बर्फ को इंग्लिश में आइस कहते हैं। आइस का जो डेंसिटी होगा विद्यार्थी, डेंसिटी घनत्व होगा बर्फ का, वह 900 kg प्रति घन मीटर होता है। 900 kg प्रति घन मीटर होता है। अब कहा जाए वाटर मतलब पानी का जो घनत्व होगा वह 1000 kg प्रति घन मीटर होगा। 1000 बड़ा है या 900, तो ऑप्शन आता है 1000। तो 1000 वाला वाटर है, इसलिए वाटर का घनत्व अधिक है, और घनत्व अधिक है तो अधिक के ऊपर कम तैरेगा। अगला प्रश्न है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिक होता है। जल का यूनिक चित्र होता है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इस तरह से। यहाँ जो है टेम्परेचर को, यहाँ जो है हम लोग डेंसिटी को लेते हैं, घनत्व को यहाँ टेम्परेचर को लेते हैं, और ये जो दिख रहा है यही सबसे अधिक घनत्व होता है। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1 2 3 4 5 6 7। मतलब फिर प्रश्न आता है इसमें कि अगर किसी द्रव को या जल को पहले क्या 10 डिग्री तक गर्म किया था, तो 10 डिग्री यहाँ हो जाएगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप तक गर्म करेंगे तो जल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घनत्व वाला है, तो पहले 0 है, 0 से 1 की ओर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे घनत्व जो है वो घट रहा है। पुनः फिर से क्या हो रहा है, 0 से जो है 4 तक घनत्व जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। पुनः 4 से 10 तक धीरे धीरे कमेगा, यानी पहले बढ़ेगा उसके बाद कमेगा। अगला प्रश्न है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों? अभी पृष्ठ तनाव में देख लिए कि स्थिर पानी में जो है मच्छर मिट्टी का तेल डालेंगे, साबुन सोडा डालेंगे, केरोसिन डालेंगे तो मच्छर जो है वह कम हो जाएगा, क्योंकि लार्वा के सांस लेने में बाधा उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है लॉ ऑफ फ्लोटिंग, तैरने का सिद्धांत की खोज किसने किया था? प्लवन का सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो आर्किमिडीज ने किया था। किसी वस्तु को किसी तरल द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाता है। यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के घनत्व के बराबर होता है, आयतन के बराबर होता है। यह प्रॉपर्टी आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे वस्तु को द्रव के अंदर डुबोया जाता है वस्तु हल्का होते चला जाता है। जब वस्तु पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावन बल का मान कांस्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है, क्योंकि मछलियाँ जो है जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है क्योंकि झील की तली का जो पानी है वह नहीं जमता है। झील की तली का पानी नहीं जमता है क्योंकि झील की तली का जो ताप होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, इसलिए मछलियाँ जीवित रहता है। हमें प्रतीत होता है कि बर्फ के रूप में पूरा तालाब का पानी जम गया, मछली मर गया होगा, लेकिन मछली जो है अंदर जीवित रहता है। अगला प्रश्न है लैंप की बत्ती, लैंप जो होता है लालटेन की बत्ती में तेल जो है ऊपर चढ़ जाता है, क्यों चढ़ जाता है? ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तेल है, बत्ती बड़ा है और जो है लालटेन जल रहा है। ये कोई ना कोई क्या कोई मदारी है? नहीं, यह मदारी नहीं बल्कि साइंस का कमाल है। ये कैपेबिलिटी के कारण होता है। कैपेबिलिटी का मतलब होता है केशिकत्व कहते हैं इसको, केशिकत्व कहते हैं। केशिकत्व के कारण जो है पानी नहीं केरोसिन जो है ऊपर, केरोसिन का तेल जो है ऊपर चढ़ जाता है, फलता लैंप जलते रहता है। अगला प्रश्न है बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है वह घट जाता है।
अगला प्रश्न है, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? ठोस की शुद्धता जो है वह गलनांक बिंदु द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को गलनांक कहते हैं। पानी का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्री पानी का जो घनत्व होता है विद्यार्थी वह साधारण पानी से ज़्यादा होता है। यही कारण है कि तैराक को नदी के मुकाबले जो है समुद्री जल में या समुद्र में तैरना आसान लगता है। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? तो चालन, संवहन और विकिरण, यह तीनों प्रक्रिया के द्वारा जो है थर्मस फ्लास्क में जो द्रव रखा होता है वह सुरक्षित रहता है, गर्म रहता है। हमारा पृथ्वी जो है वायुमंडल जो है वह संवहन के कारण गर्म होता है, विकिरण के कारण गर्म होता है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। संवहन के कारण जो है द्रव पदार्थ गर्म होता है। इसमें अणु जो है एक जगह से दूसरे जगह होते हैं। चालन जो है, चालन के कारण ठोस वस्तु गर्म होता है, जैसे लोहा का रॉड जो है वह चालन से गर्म होता है। इसका प्रयोग करते हैं कि कभी कभी हम लोग जो है रॉड के एक सिरा को जो है आग पर रखते हैं, हीट पे रखते हैं, तो क्या होता है दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इससे साबित होता है कि यह चालन विधि द्वारा गर्म होता है, यानी यह ठोस में होता है, संवहन द्रव में होता है और विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से जो है किरण जो है डायरेक्ट हमारे वायुमंडल में पृथ्वी पर आता है, यह विकिरण विधि द्वारा होता है वायुमंडल जो है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्यों? प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, भोजन जल्दी पकने का कारण कि पानी का क्वथनांक जो है वह बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, लगभग 139 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। दाब अधिक होने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और यही कारण है कि भोजन जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न है, किसी झील की प्रश्न कहता है अगला 14 नंबर क्वेश्चन, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल मतलब अधः स्थल का मतलब होता है आधा स्थल, मतलब बीच में जल का तापमान जो होगा अभी हमने बताया कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लगेगा कि बर्फ के रूप में आ गया है, पूरा पानी जम गया है, लेकिन जो झील जो होगा या तालाब होगा उसके बीच का जो सतह होगा, पानी का लेयर होगा, उसमें जो टेम्परेचर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगला प्रश्न है कि दो रेलों के मध्य, ये तो प्रश्न जो है देखा हुआ है कि दो रेलों के मध्य जो है, मध्य मतलब बीच में जोड़ पर, फिश प्लेट पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? स्थान इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि धातु गर्म होने पर जो है फैलती है तथा ठंडा होने पर संकुचित होती है, इसीलिए उसमें जो है गैपिंग छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो कार्बोरेटर जो होता है वह पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर किस में होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर को आंतरिक दहन इंजन का दिल कहा जाता है, जिगर कहा जाता है, आईसी इंटरनल कंबशन इंजन। अगला प्रश्न है, भाप इंजन की खोज हुआ जेम्स वाट महोदय ने किया था। अगला प्रश्न है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए जो है तापयुग्म का प्रयोग किया जाता है, थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जो है जूल प्रति केजी होता है, जूल प्रति केजी होता है। अगला प्रश्न, विकिरण पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है उच्च तापमान को मापने वाला एक यंत्र होता है, जैसे सूर्य का तापमान मापना हो गया तो उसमें पायरोमीटर का उपयोग होता है। थर्मामीटर का उपयोग नहीं करेंगे अधिक तापमान को मेजर करने के लिए। थर्मामीटर का प्रयोग हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए करेंगे। थर्मामीटर का आविष्कार जो फॉरेनहाइट महोदय ने किया था। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान नापा जाता है? तो 500 से ऊपर, सबसे अधिक 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का यूनिक प्रॉपर्टी होता है इस तरह से, यानी यह जो है वह घनत्व को दर्शाएगा और यह जो है टेम्परेचर को दर्शाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड में। तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम में खिंचाएगा इस तरह से, घनत्व में उल्टा होता है। यहाँ पे 0 है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यहाँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, लेकिन आयतन दिख रहा है न्यूनतम होता है। तो कहता है कि 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो जल को गर्म किया था, 0 से 100 लाएंगे, मतलब 0 से पहले 4 आएगा, उसके बाद 5 से लेकर के 100 आएगा। तो 0 से 4 तक जो है आयतन जो धीरे धीरे कम रहा है, आयतन धीरे धीरे कम रहा है। 4 के बाद पुनः आयतन बढ़ रहा है, तो पहले कमेगा उसके बाद बढ़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं। एक्सरे की खोज 1895 में रोन्टेजन महोदय ने किया था। वास्तविक रूप से जो एक्सरे होता है वह विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ऑप्शन सी। और विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो वेग होता है वह प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कहने का मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग पर कोई आवेश नहीं होता है, न कोई इसका द्रव्यमान होता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का समान तापमान होता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का समान तापमान 310 केल्विन होता है। हालांकि फॉरेनहाइट में कहे तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट तथा डिग्री सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ का गलनांक होता है या बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है। अगला प्रश्न, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? कण के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होगा उसको कंडक्शन कहेंगे, चालन कहेंगे। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो
-273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 केल्विन, सॉरी 0 केल्विन, -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0 केल्विन। इस पर सभी कैसे शून्य आयतन घेरेगी। आज का वीडियो यहीं पे रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।